वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वो पैसे कैसे कमाते हैं, हम वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे और मोड्स की भी बात करेंगे। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बेसिकली करती क्या है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑफ द हाईवे टायर बिजनेस में है। अब ये ऑफ द हाईवे टायर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑफ द हाईवे टायर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, एक एग्रीकल्चर और एक ओटीआर। सिंपल भाषा में जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो ट्रैक्टर्स होते हैं, उधर उन ट्रैक्टर्स में जो टायर्स लगते हैं, बड़े बड़े टायर्स, वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाती है। फिर ओटीआर सेगमेंट में जैसे माइनिंग हो गया, तो माइनिंग करते समय जो बड़े बड़े टायर्स लगते हैं, वो जो गाड़ियाँ होती हैं जिससे माइनिंग की जाती है, वहाँ पर जो टायर्स लगते हैं वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाती है। फिर जो क्रेन्स आप देखते हो, हैवी लोड क्रेन्स जो होते हैं, वहाँ पर जो बड़े टायर्स होते हैं वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बनाती है। उन टायर्स को जो एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं, जो क्रेन्स में यूज होते हैं या माइनिंग में जो यूज होते हैं, जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स या आपके मोटरसाइकिल्स उनके कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं और बहुत अलग कैटेगरी वाले टायर्स होते हैं। अब ये जो बेसिकली टायर इंडस्ट्री है ना, ये $150 बिलियन, दिस इज वैल्यूड एट $150 बिलियन, ठीक है। उसमें से 10% इज ऑफ द हाईवे टायर्स वाला सेगमेंट, उसमें से भी 10% में से भी 50% इज रिप्लेसमेंट साइकिल वाला या रिप्लेसमेंट टायर वाला सेगमेंट और 50% इज ओईएम वाला सेगमेंट, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा देखेंगे। अब ऑफ द हाईवे टायर बिजनेस जो है ना, ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, पहली चीज ये। सेकेंड चीज, अगर आप इसको पैसेंजर व्हीकल टायर से कंपेयर करोगे ना, तो ऑफ द हाईवे टायर्स में ना बहुत सारे एसकेयूज लगते हैं। मतलब एक ही मॉडल का, एक ही प्रोडक्ट का आपको बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज आपको लाने पड़ते हैं, तो एसकेयूज बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली ऐसा समझिए कि ये लो वॉल्यूम हाई वेराइटी वाला बिजनेस है, कि आपको एक ही मॉडल की बहुत सारी वेराइटीज आपको यहाँ पर रखनी पड़ती है। और ये बेसिकली ऑफ द हाईवे सेगमेंट जो है, ये बेसिकली यहाँ पर ना आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं कस्टमर्स के लिए, तो कस्टमाइज सेगमेंट है ये, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात करूँ तो 1987 में ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। सियाराम ग्रुप की ये कंपनी है, ठीक है। और मानसरियास बेसिकली ये बिजनेस को चलाते थे और ये दिस बिजनेस वाज ओन्ड बाय पोद्दार फैमिली। तो अब क्या हुआ था ना कि जब इन्होंने बिजनेस शुरुआत की थी तो इन्होंने 2 व्हीलर टायर से शुरुआत की थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनको वहाँ पर एक्स जितने मार्जिन्स मिल नहीं रहे थे, बहुत कमोडाइज्ड प्रोडक्ट था वो। सो मार्जिन भी ज़्यादा था नहीं, प्राइसिंग पावर था नहीं, तो उन्होंने वो बेसिकली वहाँ पर वो पैसे गंवा रहे थे, ठीक है। फिर इन्होंने देखा, इन्होंने थोड़ा रिसर्च किया और देन दे फाउंड आउट कि जो ऑफ द हाईवे टायर्स, एक्सपोर्ट में ना ऑफ द हाईवे टायर्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बहुत ही डिमांड है। तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की, इनको छोटा सा ऑर्डर मिला यूरोप से और वहाँ से उनकी बिजनेस की शुरुआत हुई। फिर जो 2 व्हीलर वाला सेगमेंट था, जो 2 व्हीलर टायर ये लोग बनाते थे, उसको उन्होंने बंद किया और पूरा फोकस अपना ऑफ द हाईवे टायर्स में, एक्सपोर्ट बिजनेस में डाल दिया। उसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छे इनके रेवेन्यूज भी बढ़े और फिर धीरे धीरे ये लोग बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लगे। अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देने की वजह से और जो वो 2 व्हीलर वाला सेगमेंट है उसको बंद करने की वजह से इनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे बढ़े। अब आप बोलोगे कि एमआरएफ, अपोलो, ये लोग इस ऑफ द हाईवे सेगमेंट में क्यों नहीं है? देखो, पहली चीज़ ये कि बहुत ही लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। सेकेंड चीज़, मैनेजमेंट खुद ये बोलता है कि जो बाकी के जो पैसेंजर व्हीकल्स वाले टायर कंपनियां हैं, जो पैसेंजर व्हीकल टायर्स बनाती हैं, वो लोग इस बिजनेस में इसीलिए नहीं एंटर होते क्योंकि ये बिजनेस के लिए आपको ये जो टायर्स है उसके लिए अलग फैक्ट्री लगानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बहुत अलग होती है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना। फिर यहाँ पे आपको पैसेंजर व्हीकल टायर्स के कंपैरिजन में हायर एसकेयूज रखने पड़ते हैं। इस वजह से जो ये एमआरएफ और ये सब है, वो लोग बेसिकली इसमें पूरा एंटर होने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, फिर जैसे पोद्दार फैमिली ने देखा कि ये बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज हुए, तो उन्होंने मानसरियास जो थे, जो लीड कर रहे थे, जो ये बेसिकली देख रहे थे, उनको उन्होंने ये बिजनेस छोड़ने के लिए बोल दिया और अब पोद्दार फैमिली जो है ये पूरा बिजनेस मैनेज करती है। अब ऑफ द हाईवे टायर्स में ना ये एमआरएफ और अपोलो ने एंट्री ली थी और ये लोग शायद अभी थोड़ा उसमें डील भी करते हैं, मिशलिन भी इसमें डील करता है, लेकिन ये लोग इस बिजनेस को ना, क्योंकि मैंने कहा कि इनका फोकस ये ऑफ द हाईवे टायर्स में नहीं है, इनका फोकस पैसेंजर व्हीकल्स में, तो ये लोग
ज़्यादा स्केल अप नहीं कर पाए या ज़्यादा इस बिजनेस को वो लोग स्केल अप नहीं कर पाए। वही बालकृष्ण इंडस्ट्री का पूरा फोकस इसमें, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको स्केल अप किया। अब ऑफ द हाईवे टायर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, एक एग्रीकल्चर और एक ओटीआर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जैसे मैंने कहा कि ट्रैक्टर्स और ये सब यूज होते हैं। ओटीआर मतलब इंडस्ट्रियल और माइनिंग के जो वहाँ पर जो गाड़ियाँ यूज होती हैं उसके लिए जो टायर्स बनते हैं उसको ओटीआर बोलते हैं। अब बालकृष्ण दोनों में है, लेकिन इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू या मेजॉरिटी बिजनेस इनका एग्रीकल्चर टायर्स में से आता है। ऑलमोस्ट 65% एग्रीकल्चर टायर्स में से आता है और 35% ओटीआर में से आता है, मतलब इंडस्ट्रियल और माइनिंग में से। अब इसके अंडर ही ना एक रिप्लेसमेंट बिजनेस होता है और एक ओईएम बिजनेस होता है। तो रिप्लेसमेंट बिजनेस मतलब क्या कि भाई मैंने अपना जो एग्जिस्टिंग टायर है उसको रिप्लेस करवा दिया, राइट। और ओईएम बिजनेस क्या कि भाई जो कंपनी है उन्होंने जो गाड़ियाँ बनाती हैं, जो ट्रैक्टर्स बनाती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो नए ट्रैक्टर्स बनेंगे, जो गाड़ियाँ बनेंगी, वहाँ पर जो कंपनी बेसिकली जो टायर्स लगाती हैं वो इनसे टायर्स लेगी, वो ओईएम सेगमेंट हो गया। और रिप्लेसमेंट में डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो लोग अपना टायर रिप्लेस करवाते हैं। तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट टायर्स से आता है। और रिप्लेसमेंट टायर्स वाला जो सेगमेंट है ना, ये थोड़ा लेस सिक्लिकल है एज कम्पेयर टू ओईएम सेगमेंट। और यहाँ पे डिमांड बहुत ही स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ओईएम सेगमेंट, क्योंकि ओईएम सेगमेंट में थोड़ा वो सिक्लिकल बिजनेस हो जाता है कि अगर इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बिजनेस को अफेक्ट होता है। वो बिजनेस जो ट्रैक्टर्स बना रही है, जो गाड़ियाँ बना रही है, अगर उनको अफेक्ट हुआ तो बालकृष्ण को भी अफेक्ट होगा। तो एज कम्पेयर टू ओईएम, रिप्लेसमेंट सेगमेंट थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है और वहाँ पर मार्जिन्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं रिप्लेसमेंट सेगमेंट में। अब ये जो एग्रीकल्चर में ना जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो 3 to 5 ईयर्स की होती है कि आपने एक बार टायर लगा दिया तो रिप्लेसमेंट 3 साल या 3 से 5 साल के बीच में होता है। लेकिन वही जो ओटीआर सेगमेंट है, जैसे इंडस्ट्रियल, माइनिंग, यहाँ पर ना रिप्लेसमेंट साइकिल 1.5 साल की होती है। तो यहाँ पर ओटीआर में अगर आपका एक बार अच्छा सा ब्रांड बन गया ना, तो आपको कस्टमर आपसे हर 1.5 साल या हर साल में टायर रिप्लेस करवाएगा। अब अगर आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स देखोगे ना, वो बहुत ग्रो हुए। अगर पिछले कुछ सालों की मैं बात करूँ तो हर साल इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए हैं। क्यों? अब यहाँ हम मोड्स देखेंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसा क्या है कंपनी के पास जो अपने कॉम्पिटिटर को ये दूर रख रही है और क्यों इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इतने बढ़ रहे हैं या इतने बड़े हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ है लो लेबर। अब क्योंकि इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, मेजॉरिटी उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है। एक यूएस में है जो अभी उन्होंने हाल ही में उसका काम बंद किया है। तो अगर इंडिया में क्योंकि इनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, 6 to 7% ही इनका लेबर कॉस्ट होता है। और वहीं अगर आप इनके ग्लोबल पीयर्स को या ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स से आप इनको कंपेयर करोगे तो जैसे मिशलिन हो गया या बाकी सारे जो ग्लोबल कंपनियां हो गए, उनका लेबर कॉस्ट ही 26 to 28% होता है, क्योंकि वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो ये एक पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ है इनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसा है ना कि ये लोग जो, अब जैसे कि इनका अगर आप ज्योग्राफिकल रेवेन्यू देखोगे तो ये यूरोप से, यूएसए से, इनसे यहाँ से इनको ज़्यादा पैसा होता है, बाकी की कंट्रीज में से भी ज़्यादा पैसा आता है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऐसा है कि ये लोग वहाँ जाके दुकान नहीं खोलते, ये यहीं से ही अपना माल बेचते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे दुकान नहीं खोलने की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज में दुकान नहीं खोलने की वजह से इनका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। सो इस वजह से इनके मार्जिन्स ज़्यादा है, इनके कॉस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू इनके ग्लोबल पीयर्स। और इसी वजह से आप देखोगे कि इनके प्रोडक्ट्स, इनके जो टायर्स हैं वो इनके जो मिशलिन या बाकी सारी जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में इनके टायर्स बहुत सस्ते हैं, क्योंकि इनको कॉस्ट ही बहुत कम लगती है। तो ये है इनके बेसिकली मोड्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब हम थोड़ा कैपेक्स देखते हैं। तो इन्होंने ना भुज में एक प्लांट लगाया था, बेसिकली जो इनका एक ऑलरेडी कैपेसिटी थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल कैपेसिटी थी और उसको अपग्रेड करने के लिए इन्होंने एक मॉडर्न ऑटोमेशन वाली कैपेसिटी लगाई। ठीक है, फिर इन्होंने एक प्लांट लगाया कार्बन ब्लैक का। सो बेसिकली इनको टायर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है 35 to 36% रबर लगता है और 27% कार्बन ब्लैक लगता है। तो बेसिकली कार्बन ब्लैक की इन्होंने एक फैसिलिटी लगाई जहाँ पे कार्बन ब्लैक ये लोग बाहर से ना लेते हुए, जो रॉ मटेरियल है कार्बन ब्लैक वो बाहर से ना लेते हुए ये खुद ही बनाएंगे। तो इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोला जाता है।
तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाल ही में बीच में इन्होंने देखा था कि इनको टायर्स तो बहुत बनाने थे, डिमांड तो बहुत थी, लेकिन कार्बन ब्लैक मिलने में इनको दिक्कत आ रही थी। तो इसी वजह से इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कार्बन ब्लैक खुद ही बनाना शुरू किया। तो बेसिकली इन्होंने 1,40,000 MTPA की फैसिलिटी लगाई, जिसमें से 90,000 MTPA ये खुद यूज करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा ये लोग बेचेंगे। अब इन्होंने ना एक्स्ट्रा फैसिलिटी लगाई, जैसे इनको तो 90,000 MTPA ही लग रहा है, लेकिन फिर भी 1,40,000 MTPA की फैसिलिटी लगाई, क्योंकि अब आगे जाके ये लोग और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और फैसिलिटीज लगा रहे हैं टायर बिजनेस के लिए, जहाँ पर टायर और बनेंगे, टायर की डिमांड और आएगी, तो उसके लिए कार्बन ब्लैक भी ज़्यादा लगेगा। इसके वजह से ये लोग एक्सेस कार्बन ब्लैक की फैसिलिटी इन्होंने लगाई है। तो जो एक्सेस जो थोड़ा बहुत बचता भी है वो ये लोग बाहर जाके बेच देते हैं, वहाँ पर इनको अच्छी खासी बाहर से भी, थर्ड पार्टी से भी काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है कार्बन ब्लैक की। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कार्बन ब्लैक की फैसिलिटी लगाने की वजह से अब इनके मार्जिन्स 1-1.5% से बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब इनको रॉ मटेरियल बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल ये खुद ही बना रहे हैं, तो इनको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये जो कार्बन ब्लैक ये जो बाहर थोड़ा बहुत बेच रहे हैं उसमें मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं। 2 महीना पहले अगर आपने ये कंपनी को फॉलो किया होगा तो 2 महीना पहले ये स्टॉक प्राइस बहुत गिरा इस कंपनी का, क्योंकि मैनेजमेंट ने तब कहा था कि ये लोग और एक फैसिलिटी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ये जो भी फैसिलिटीज लगाते हैं ना, मेजॉरिटी तो ये लोग खुद के बिजनेस से ही इंटरनल एक्यूरल से ही ये लोग फैसिलिटीज लगाते हैं, थोड़ा बहुत इनको डेट लेना पड़ता है अगर लगा तो अभी मैनेजमेंट ने ये बोला था 2 महीना पहले कि इनको जो फैसिलिटीज लगानी है उसमें से मेजॉरिटी तो इंटरनल एक्यूरल से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेट लेना पड़ सकता है। और मार्केट को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कंपनी ने डेट काफ़ी अच्छे से मैनेज करके रखा है, तो मार्केट को लगा कि अब ये डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि मार्केट ऐसे सिनेरियो में, ये जो अभी जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चल रही थी, कोरोना चल रहा था, उस वजह से मार्केट कंफर्टेबल नहीं था, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आया। तो लेकिन फिर भी मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है कि इनको जो ये फैसिलिटी लगाएंगे जिससे जो डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड को केटर कर सकते हैं। तो ऐसे और भी इन्होंने बहुत सारे केपेक्स किए हैं, और अभी तो ये इनके 2 केपेक्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। मार्च 2021 में इनके दोनों केपेक्स ख़त्म होने के कंडीशन में थे, और अभी आगे जो 1900 करोड़ का ये लोग जो अभी केपेक्स अनाउंस किए हैं वो शायद 1-2 साल में वो भी कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है कि ये इतने सारे कैपेक्स जो इन्होंने किए हैं इसकी वजह से रेशियोज थोड़े सप्रेस, नियर टर्म में रेशियोज जो है ROE देखो, ROCE देखो, वो थोड़े सप्रेस आपको दिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट पे बहुत सारी एसेट आ जाएगी, इसके वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इतना होगा नहीं, क्योंकि अगर एक बार प्लांट लगा दिया तो नॉट नेसेसरी वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा, ठीक है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होगा, डेप्रिसिएशन बुक्स पे थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसके वजह से नियर टर्म में आप देखोगे कि थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सप्रेशन दिख सकता है, रेशियोज पे थोड़ा सप्रेशन दिख सकता है। अब इन्होंने जो भुज में एक फैसिलिटी लगाई है उसमें बेसिकली इन्होंने ऑल स्टील रेडियल टायर्स लगाए हैं। तो टायर्स 2 तरह के होते हैं, एक रेडियल और एक बायस। तो अगर डीप में ना जाते हुए अगर हम ऊपर देखें, रेडियल टायर्स आर बेटर देन बायस टायर्स। तो बेसिकली लोगों की रेडियल टायर्स की डिमांड ज़्यादा है, और रेडियल टायर्स ना हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी है, तो कंपनी के लिए ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद रेडियल टायर्स का जो हीट अब्जॉर्प्शन होता है वो बायस टायर्स से ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली नटशेल में रेडियल टायर्स आर बेटर देन बायस टायर्स। तो यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है, यहाँ पे ये लोग 51 एंड 57 इंच डायमीटर का ये लोग बेसिकली टायर बनाने वाले हैं। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो याद है मैंने आपको मानसरिया के बारे में बताया था हिस्ट्री में। सो बेसिकली मानसरिया ने अलायंस ग्रुप के नाम से इन्होंने एक टायर कंपनी खोली थी, जो BKT जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, उस अगर SKUs देखें तो इनके बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 2700 SKUs है, वहीं पे अलायंस के भी ऑलमोस्ट उतने ही SKUs थे, और काफ़ी अच्छे से बालकृष्ण को वो लोग कम्पीट कर रहे थे। और बाद में योकोहामा ने अलायंस जो टायर्स है उसको खरीद लिया, उसको एक्वायर कर लिया। लेकिन अभी भी योकोहामा के अगर आप टायर्स ये कैपेसिटीज़ देखोगे तो इंडिया में भी उसकी कैपेसिटीज़ है और इजराइल में कैपेसिटीज़ है। तो जो क्योंकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हमें क्यों पसंद है, क्योंकि उसके फैसिलिटीज़ इंडिया में है, तो लो लेबर कॉस्ट का फ़ायदा मिलता है। तो ये जो है अलायंस इंडस्ट्रीज या जो ये योकोहामा ने एक्वायर की है, उनको भी क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ इंडिया में है तो उनको भी लो लेबर का फ़ायदा, लो कॉस्ट लेबर का फ़ायदा मिलेगा। पहली चीज़ ये होगी। सेकेंड चीज़ ये
कि ये जो मानसरिया है, मानसरिया फैमिली है, इन्होंने और एक अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, टायर रिलेटेड ही शुरू किया है। छोटी सी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन बट दे नो हाउ टू डू बिजनेस, दे नो व्हाट टू डू। क्योंकि बालकृष्ण को स्टार्टिंग से अगर एक लेवल तक जिन्होंने पहुंचाया वो मानसरिया ने ही पहुंचाया, सो दे नो द बिजनेस। तो ये थोड़ा कंपटीशन बालकृष्ण को देखने मिल सकता है अगर हम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की बात करें तो। नेक्स्ट थिंग ये है, नेक्स्ट रिस्क ये है कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। सो 2012-13 में यूरोप यूएसए में डिमांड बहुत कम हो गई थी, वहाँ पर बहुत ही स्लो डाउन हो गया था। इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्री को तब काफ़ी थोड़ा वॉल्यूम में इनको काफ़ी सारी दिक्कत हुई। फिर यूरोप में लास्ट 2 साल में ड्राउट की वहाँ सिचुएशन ज़्यादा थी, बारिश वहाँ से ढंग से हो नहीं रही थी, तो उसके वजह से वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इतनी थी नहीं, तो बालकृष्ण को तब भी अफेक्ट हुआ। फिर जो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वो थोड़ा सिक्लिकल सेक्टर हो जाता है, तो वहाँ पे अगर माइनिंग में स्लो डाउन आ गया, उस सेक्टर में स्लो डाउन आ गया तो बालकृष्ण को अफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्लो डाउन आ गया तो बालकृष्ण को अफेक्ट होगा। सो बेसिकली थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है ये। फिर अगर अब हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेल्स अगर आप 3 ईयर्स CAGR ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 9%, 5 ईयर्स की अराउंड 5%, 10 ईयर्स की अराउंड 12%, TTM देखोगे तो अराउंड 13%। प्रॉफिट देखोगे तो 3 ईयर्स अराउंड 9%, 5 ईयर्स की ग्रोथ अराउंड 12% CAGR ग्रोथ, 10 ईयर्स की CAGR ग्रोथ अराउंड 14% और TTM देखोगे तो 21%। 2020 में नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे से बढ़ा ड्यू टू लो टैक्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज लाई उसके जो लो टैक्स था वो एक रीज़न था। फिर जो डिफर्ड टैक्स एसेट की वजह से इनके प्रॉफिट काफ़ी बढ़े। अगर आप ROE देखोगे तो ROE बहुत अच्छा है, अराउंड 17 to 18%। बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो ROE अच्छा है। डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो बहुत कम है। अभी कंपनी ने जो कैपेक्स अनाउंस किया है वो जैसे मैंने कहा कि इंटरनल एक्रूअल से, और अगर डेट की ज़रूरत पड़ी तो डेट से भी लेंगे। तो अगर आगे जाके आपको डेट दिखाई देता है तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जो कैपेक्स करेंगे उसमें डेट हो सकता है कि कंपनी ले। अगर आप नेट फिक्स एसेट टर्नओवर देखोगे तो आपको वो ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है ये, और जैसे कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ेगा NF जो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर है वो भी बढ़ेगा। तो क्योंकि अभी इन्होंने जो कैपेक्स किया था वो अभी तक फुल यूटिलाइजेशन पे काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से आपको NFAT जो है थोड़ा कम दिखेगा। फिर आगे भी NFAT को थोड़ा बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब भी फुल यूटिलाइजेशन पे सब काम करना शुरू करेंगे, जब वहाँ से उनको अच्छा खासा सेल्स आएगा NFAT भी अपने आप बढ़ेगा, जो नेट फिक्स एसेट टर्नओवर है। फिर अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। फिर अगर आप CFO और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करोगे तो जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उतना कंपनी ने कैश में भी कन्वर्ट किया है, तो वो जो दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जितना प्रॉफिट कमाया उतना वो कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। फिर अगर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी का थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि कंपनी के कैपेक्स प्लान काफ़ी हो रहे हैं, सो उसके वजह से इनका फ्री कैश फ्लो आपको थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा होगा। बाकी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, सो हो सकता है कि जब तक ये मैं लाइव करूँ वीडियो शायद लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएँ। तो अभी तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो 32 के PE पे चल रहा है आज की डेट पे, जो मुझे थोड़ा महंगा लगता है। देखो ये जो बिज़नेस है ये सिक्लिकल बिजनेस है, ठीक है। तो अगर आपने वर्स्ट टाइम देखा होगा तो 16 के इस कंपनी को 16 का PE भी दिया है, और अगर एकदम अच्छे टाइम में इस कंपनी को 40-42 का PE भी दिया है। तो अभी जो 32-34 के आसपास जो PE चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से। और क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर्स में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, सो उसके वजह से कंपनी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, सो शायद इसके वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा दिए हैं। कंपनी अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखोगे ना तो कंपनी को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता ही है, थोड़ा प्रीमियम, ठीक है। लेकिन गंदे साइकिल्स में कंपनी को बहुत गंदा PE मिला है, 16 मैंने से कहा 15-16 PE। अच्छे साइकिल में बहुत अच्छा PE मिला है, 40-42 का PE मिला है। तो अभी हाल ही में आज रिजल्ट्स आए नहीं हैं,
आई डोंट नो, जब मैं ये वीडियो रिलीज करूंगी अगर रिजल्ट्स आ गए, अगर अच्छे आए तो और वैल्यूएशन बढ़ जाए, अगर बुरे रिजल्ट्स आए तो वैल्यूएशन शायद और कम हो जाए। ठीक है, सो आज के डेट में मुझे वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो और क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक है, सिक्लिकल बिजनेस है, तो हो सकता है कि हमें मौका मिले लो लेवल्स पे स्टॉक को बाय करने का। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर वॉच रखिएगा। तो अभी तो मुझे ये कंपनी महंगी लगती है, लेकिन आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कंपनी महंगी लगती है या आपको कंपनी सस्ती लगती है। आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।